तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। और ना बहुत गैरतमंद इंसान है। लेकिन तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? जैसे ये सब देखेगा ना, आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे दे। निकलो तुम मेरे कमरे में से। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश। ऑब्वियसली तुम्हें फूलों के हार तो नहीं पहनाएगी ना। लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था कि उसने तुमसे खुद कहा है। आइंदा इसके हाथ में सेल फोन नजर आया ना तो हाथ तोड़ देना इसका। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऑन जैसा लड़का आयला को डिजर्व नहीं करता। कोई बड़ा नुकसान करके ही चैन आएगा आपको। इस बार अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना, मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा और फिर खुद को गोली मार दूंगा। पापा, नफरत की आग में भी जलोगे इंशाल्लाह। केयर करोगे तो मेरा दिल पिघल जाएगा, मुझे मोहब्बत हो जाएगी तुमसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहब्बत को मेरी नदामत बना दिया तुमने। तुम्हारे साथ गुजारे एक एक पल से नफरत है मुझे। मामू, ऐसा हो सकता है कि हम वलीमा कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें? अगली कहानी में अगले किस्त में अब एक और नाजुक और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार अपनी जगह पर टूट भी रहा है और संभल भी नहीं पा रहा। ऑन और एलिया के दरमियान जो ज़बरदस्ती का रिश्ता है वो अब सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया। अंदर से दोनों के दरमियान दूरी और गलत फहमियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हर बात में तनाव और अना के टकराव साफ नज़र आता है। आयला अब खुलकर अपनी ज़िंदगी से मायूस दिखाई देती है और उसे लगता है कि उसके जज्बात को कभी संजीदगी से लिया नहीं गया। इसी वजह से वो अपनी जज्बाती तौर पर सबसे कुपती जा रही है। वो अपने आप कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी है, बातचीत गुरेज करती है और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो सीधा जवाब देने की बजाय खामोश इख्तियार कर लेती है, जो इस बात की निशानी है कि वो अंदर से कितनी थक चुकी है। दूसरी तरफ फ़ोन अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन इसका हर कदम उसके लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। ख़ानदान के दबाव की वजह से वो अपनी बात खुल कर नहीं कर पाता और यही खामोशी हालात को मज़ीद बिगाड़ देती है। वो चाहता है कि एलिया उसके दरमियान को समझे, उसके हालात को समझे, लेकिन आयला के नज़र में सब सिर्फ बहाना है, क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी जगह बार बार टूट चुकी है। रिसेप्शन का मसला अब सिर्फ एक तकरीब नहीं रहा, बल्कि पूरी फैमिली की इज़्ज़त और अना का मसला बन चुका है, जहां हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं है। बुजुर्गों की तरफ से भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक रिसेप्शन का मनसूख होना या मौखर होना सीधा ख़ानदान की इज़्ज़त पर असर डालेगा, जबकि आयला और ओन के लिए ये सिर्फ एक रस्मी तकरीब बनकर रह गई है, जिसका उनके असल जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी दौरान शामी का किरदार भी एक अहम मरहले में मज़ीद उलझ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आयला अब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकती है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर जा चुकी है। शामी बार बार अपने पुराने फ़ैसलों को याद करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने वक्त पर सही फ़ैसला किया होता तो आज हालात शदीद या शायद मुख्तलिफ होते, लेकिन उसके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगले मरहले में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब शामी और आयला के दरमियान एक और जज्बाती आमना सामना होता है, जहां पुराने जज्बात और पछतावा दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन आयला का रद्द-ए-अमल अब पहले जैसे नरम नहीं होता, वो पहले से ज़्यादा मजबूत और फासले इख्तियार कर चुकी होती है। वो शामी को साफ अल्फाज में बताती है कि वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलेगी। इस लम्हे शामी को एहसास होता है कि वो माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आज भी ज़िंदा है। ये मुलाकात शामी के किरदार को एक नए मोड़ पर ले आती है, जहाँ उसे खुद से ये सवाल करना पड़ता है, क्या वो वाकई आयला के लिए खड़ा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक जज्बाती कमज़ोरी है जो एहसास जुर्म की वजह से उसके दिल में पैदा हुई। इधर ऑन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ जाता है जो पूरी फैमिली को हैरान कर दे जाए, क्योंकि वो अब सिर्फ समझौता नहीं करना चाहता, उसके अंदर एक खामोश तब्दीली आ रही है, जहाँ वो अपनी खुशी और आयला की खुशी को ख़ानदान के दबाव से ज़्यादा अहमियत देने का सोच रहा, चाहे उसके लिए उसे सबसे टक्कर ही क्यों न लेनी पड़े। जब रिसेप्शन का दबाव अपनी आखिरी हद तक पहुँच जाता है तो घर में एक बड़ा
जज्बाती हंगामा बर्पा हो जाता है, जहाँ हर शख्स अपनी अपनी हकीकत और गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। हर किरदार अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन इस शोर शराबे में असल मसाइल मज़ीद उलझ जाते हैं। आयला का सब्र भी जवाब देने के करीब आ जाता है और ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी वक्त इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकती है। पर इसके इख्तिताम पर एक और ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा होना है, जहाँ ऐसा लगता है कि या तो ओन किसी बहुत बड़ी कुर्बानी देगा या फिर आयला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करेगी। आयला ओन को गुस्से से कहती है कि तुम मेरे दिल में सिर्फ शामी की जगह है, तुम मेरी जगह, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते हो। ओन उसे गुस्से में कहता है कि हाँ ठीक है, तुम अपने दिल में शामी को ही जगह दो, लेकिन तुम याद रखना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि ये शादी जो है वो ज़बरदस्ती की हुई है और मैं तुम्हें अपने सर पे मुसल्लत करके नहीं बिठाना चाहता। आयला को इस बात पे गुस्सा आता है, वो भाग कर अपने बाप के पास जाती है और बाप को बताती है कि ओन ने उसे इस तरह से बात की है और ये सब उसे कहा है। बाप को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो समझता है कि आयला शायद इस रिश्ते से बचने के लिए जो है वो ये सारी बातें कर रही है या वो ये सब कह रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है तो आयला को भी समझ आ जाता है कि वो बाप उसकी बातों में नहीं आने वाला। इस वजह से वो जानबूझकर ओन को तंग करने की कोशिश करती है, उसे डिस्टर्ब करती है, उसे रात में सोने नहीं देती, उसे झगड़ा करती है, उसे बदतमीज़ी करती है ताकि वो खुद उसको छोड़ने का फ़ैसला कर ले। ओन जो कि आयला से बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आयला उससे दूर हो, लेकिन आयला भरपूर अपनी कोशिश जारी किए रखी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो कर दे कि ओन उसको छोड़ दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि अब उसकी शादी जो है वो ओन से हो चुकी है। अब घर में बाप जो है वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी शादी ओन से हो चुकी है, वो तुम्हारा सरताज है, तुम उसकी खिदमत करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो, उसके ओढ़ने पहनने का ध्यान रखो। लेकिन वो गुस्से से, चूँकि वो कुछ कर नहीं सकती है, तो वो सिर्फ हाँ हाँ में जवाब दे रही होती है, उस चीज़ को मान रही होती है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। अगली कहानी में, अगली किस्त में अब एक और नाजुक और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ हर किरदार अपनी जगह पर टूट भी रहा है और संभल भी नहीं पा रहा। ओन और एलिया के दरमियान जो ज़बरदस्ती का रिश्ता है वो अब सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया। अंदर से दोनों के दरमियान दूरी और गलत फहमियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा, हर बात में तनाव और अना के टकराव साफ नज़र आता है। आयला अब खुलकर अपनी ज़िंदगी से मायूस दिखाई देती है और उसे लगता है कि उसके जज्बात को कभी संजीदगी से लिया नहीं गया। इसी वजह से वो अपनी जज्बाती तौर पर सबसे कुटती जा रही है। वो अपने आप कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी है, बातचीत गुरेज करती है और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो सीधा जवाब देने की बजाय खामोश इख्तियार कर लेती है, जो इस बात की निशानी है कि वो अंदर से कितनी थक चुकी है। दूसरी तरफ फ़ोन अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन इसका हर कदम उसके लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। ख़ानदान के दबाव की वजह से वो अपनी बात खुलकर नहीं कर पाता और यही खामोशी हालात को मज़ीद बिगाड़ देती है। वो चाहता है कि एलिया उसके दरमियान को समझे, उसके हालात को समझे, लेकिन आयला के नज़र में सब सिर्फ बहाना है, क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी जगह बार बार टूट चुकी है। रिसेप्शन का मसला अब सिर्फ एक तकरीब नहीं रहा, बल्कि पूरी फैमिली की इज़्ज़त और अना का मसला बन चुका है, जहाँ हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं है। बुजुर्गों की तरफ से भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक रिसेप्शन का मनसूख होना या मौखर होना सीधा ख़ानदान की इज़्ज़त पर असर डालेगा, जबकि आयला और ओन के लिए सिर्फ एक रस्मी तकरीब बनकर रह गई है, जिसका उनके असल जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी दौरान शामी का किरदार भी एक अहम मरहले में मज़ीद उलझ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आयला अब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकती है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर जा चुकी है। शामी बार बार अपने पुराने फ़ैसलों को याद करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने वक्त पर सही फ़ैसला किया होता तो आज हालात शदीद या शायद मुख्तलिफ होते, लेकिन उसके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगले मरहले में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब शामी और आयला के दरमियान एक और जज्बाती आमना सामना होता है, जहाँ पुराने जज्बात और पछतावा दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन आयला का रद्द-ए-अमल अब पहले जैसे नरम नहीं होता, वो पहले से ज़्यादा मजबूत और फासले इख्तियार कर चुकी होती है। वो शामी को साफ अल्फाज में बताती है कि वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलेगी। इस लम्हे शामी को एहसास होता है कि वो माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आज भी ज़िंदा है।
یہ ملاقات شامی کے کردار کو ایک نئے موڑ پر لے آتی ہے، جہاں اسے خود سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے کیا وہ واقعی عائلہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک جذباتی کمزوری ہے جو احساس جرم کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ ادھر اون آہستہ آہستہ ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھ جاتا ہے جو پوری فیملی کو حیران کرتے جائے، کیونکہ وہ اب صرف سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر ایک خاموش تبدیلی آ رہی ہے، جہاں وہ اپنی خوشی اور عائلہ کی خوشی کو خاندان کے دباؤ سے زیادہ اہمیت دینے کا سوچ رہا، چاہے اس کے لیے اسے سب سے ٹکر ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ جب ریسیپشن کا دباؤ اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو گھر میں ایک بڑا جذباتی ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جہاں ہر شخص اپنی اپنی حقیقت اور غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ ہر کردار اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس شور شرابے میں اصل مسائل مزید الجھ جاتے ہیں۔ عائلہ کا صبر بھی جواب دینے کے قریب آ جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس رشتے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ پر اس کے اختتام پر ایک اور زبردست سسپینس پیدا ہونا ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ یا تو اون کسی بہت بڑی قربانی دے گا یا پھر عائلہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرے گی۔ عائلہ اون کو غصے سے کہتی ہے کہ تم میرے دل میں صرف شامی کی جگہ ہے، تم میری جگہ، تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے ہو۔ اون اسے غصے میں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے دل میں شامی کو ہی جگہ دو، لیکن تم یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ یہ شادی جو ہے وہ زبردستی کی ہوئی ہے اور میں تمہیں اپنے سر پہ مسلط کر کے نہیں بٹھانا چاہتا۔ عائلہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور باپ کو بتاتی ہے کہ اون نے اسے اس طرح سے بات کی ہے اور یہ سب اسے کہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ عائلہ شاید اس رشتے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ساری باتیں کر رہی ہے یا وہ یہ سب کہہ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو عائلہ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ باپ اس کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر اون کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے ڈسٹرب کرتی ہے، اسے رات میں سونے نہیں دیتی، اسے جھگڑا کرتی ہے، اسے بدتمیزی کرتی ہے تاکہ وہ خود اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ اون جو کہ عائلہ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عائلہ اس سے دور ہو، لیکن عائلہ بھرپور اپنی کوشش جاری کیے رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا وہ کر دے کہ اون اس کو چھوڑ دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اس کی شادی جو ہے وہ اون سے ہو چکی ہے۔ اب گھر میں باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تمہاری شادی اون سے ہو چکی ہے، وہ تمہارا سرتاج ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھو، اس کے اوڑھنے پہننے کا دھیان رکھو، لیکن وہ غصے سے چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے تو وہ صرف ہاں ہاں میں جواب دے رہی ہوتی ہے، اس چیز کو مان رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ اگلی کہانی میں اگلی قسط میں اب ایک اور نازک اور جذباتی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر کردار اپنی جگہ پر ٹوٹ بھی رہا ہے اور سنبھل بھی نہیں پا رہا۔ اون اور ایلیا کے درمیان جو زبردستی کا رشتہ ہے وہ اب صرف نام کا رشتہ رہ گئے، اندر سے دونوں کے درمیان دوری اور غلط فہمیاں مسلسل بڑھتی جا رہے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہر بات میں تناؤ اور انا کے ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ عائلہ اب کھل کر اپنی زندگی سے مایوس دکھائی دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے جذبات کو کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں گیا، اسی وجہ سے وہ اپنی جذباتی طور پر سب سے کٹتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی ہے، بات چیت گریز کرتی ہے اور جب کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سیدھا جواب دینے کی بجائے خاموش اختیار کر لیتی ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اندر سے کتنی تھک چکی ہے۔ دوسری طرف فون اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہر قدم اس کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی بات کھل کر نہیں کر پاتا اور یہی خاموشی حالات کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایلیا اس کے درمیان کو سمجھے، اس کے حالات کو سمجھے، لیکن عائلہ کے نظر میں سب صرف بہانہ ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی جگہ بار بار ٹوٹ چکی ہے۔ ریسیپشن کا مسئلہ اب صرف ایک تقریب نہیں رہا بلکہ پوری فیملی کی عزت اور انا کا مسئلہ بن چکا ہے، جہاں ہر شخص اپنی بات منوانا چاہتا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بزرگوں کی طرف سے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ریسیپشن کا منسوخ ہونا یا مؤخر ہونا سیدھا خاندان کی عزت پر اثر ڈالے گا، جبکہ عائلہ اور اون کے لیے یہ صرف ایک رسمی تقریب بن کر رہ گئی ہے جس کا ان کے اصل جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی دوران شامی کا کردار بھی ایک اہم مرحلے میں مزید الجھ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید عائلہ اب اس کی زندگی کا اہم حصہ بن سکتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت دور جا چکی ہے۔ شامی بار بار اپنے پرانے فیصلوں کو یاد کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو آج حالات شدید یا شاید مختلف ہوتے۔
لیکن اس کے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ گیا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں کہانی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آتا ہے جب شامی اور آئلہ کے درمیان ایک اور جذباتی آمنا سامنا ہوتا ہے، جہاں پرانے جذبات اور پچھتاوا دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن آئلہ کا رد عمل اب پہلے جیسے نرم نہیں ہوتا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور فاصلے اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ وہ شامی کو صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ وقت گزر چکا ہے، اب صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں بدلے گی۔ اس لمحے شامی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو نہیں بدل سکتا، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ملاقات شامی کے کردار کو ایک نئے موڑ پر لے آتی ہے، جہاں اسے خود سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے کیا وہ واقعی آئلہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک جذباتی کمزوری ہے جو احساس جرم کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ ادھر اون آہستہ آہستہ ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھ جاتا ہے جو پوری فیملی کو حیران کرتے جائے، کیونکہ وہ اب صرف سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر ایک خاموش تبدیلی آ رہی ہے، جہاں وہ اپنی خوشی اور آئلہ کی خوشی کو خاندان کے دباؤ سے زیادہ اہمیت دینے کا سوچ رہا، چاہے اس کے لیے اسے سب سے ٹکر ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ جب ریسیپشن کا دباؤ اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو گھر میں ایک بڑا جذباتی ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جہاں ہر شخص اپنی اپنی حقیقت اور غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ ہر کردار اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس شور شرابے میں اصل مسائل مزید الجھ جاتے ہیں۔ آئلہ کا صبر بھی جواب دینے کے قریب آ جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس رشتے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے اختتام پر ایک اور زبردست سسپینس پیدا ہونا ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ یا تو اون کسی بہت بڑی قربانی دے گا یا پھر آئلہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرے گی۔ آئلہ اون کو غصے سے کہتی ہے کہ تم میرے دل میں صرف شامی کی جگہ ہے، تم میری جگہ، تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے ہو۔ اون اسے غصے میں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے دل میں شامی کو ہی جگہ دو، لیکن تم یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ یہ شادی جو ہے وہ زبردستی کی ہوئی ہے اور میں تمہیں اپنے سر پہ مسلط کر کے نہیں بٹھانا چاہتا۔ آئلہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور باپ کو بتاتی ہے کہ اون نے اسے اس طرح سے بات کی ہے اور یہ سب اسے کہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ آئلہ شاید اس رشتے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ساری باتیں کر رہی ہے یا وہ یہ سب کہہ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آئلہ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ باپ اس کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر اون کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے ڈسٹرب کرتی ہے، اسے رات میں سونے نہیں دیتی، اسے جھگڑا کرتی ہے، اسے بدتمیزی کرتی ہے تاکہ وہ خود اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ اون جو کہ آئلہ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آئلہ اس سے دور ہو، لیکن آئلہ بھرپور اپنی کوشش جاری کیے رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا وہ کر دے کہ اون اس کو چھوڑ دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اس کی شادی جو ہے وہ اون سے ہو چکی ہے۔ اب گھر میں باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تمہاری شادی اون سے ہو چکی ہے، وہ تمہارا سرتاج ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھو، اس کے اوڑھنے پہننے کا دھیان رکھو، لیکن وہ غصے سے چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے تو وہ صرف ہاں ہاں میں جواب دے رہی ہوتی ہے، اس چیز کو مان رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ اگلی کہانی میں اگلی قسط میں اب ایک اور نازک اور جذباتی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر کردار اپنی جگہ پر ٹوٹ بھی رہا ہے اور سنبھل بھی نہیں پا رہا۔ اون اور ایلیہ کے درمیان جو زبردستی کا رشتہ ہے وہ اب صرف نام کا رشتہ رہ گئے، اندر سے دونوں کے درمیان دوری اور غلط فہمیاں مسلسل بڑھتی جا رہے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہر بات میں تناؤ اور انا کے ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ آئلہ اب کھل کر اپنی زندگی سے مایوس دکھائی دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے جذبات کو کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں گیا، اسی وجہ سے وہ اپنی جذباتی طور پر سب سے کٹتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی ہے، بات چیت گریز کرتی ہے اور جب کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سیدھا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتی ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اندر سے کتنی تھک چکی ہے۔ دوسری طرف فون اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہر قدم اس کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی بات کھل کر نہیں کر پاتا اور یہی خاموشی حالات کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایلیہ اس کے درمیان کو سمجھے، اس کے حالات کو سمجھے، لیکن آئلہ کے نظر میں سب صرف بہانہ ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی جگہ بار بار ٹوٹ چکی ہے۔ ریسیپشن کا مسئلہ اب صرف ایک تقریب نہیں رہا بلکہ پوری فیملی کی عزت اور انا کا مسئلہ بن چکا ہے، جہاں ہر شخص اپنی بات منوانا چاہتا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔
बुजुर्गों की तरफ से भी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनके नज़दीक रिसेप्शन का मनसूख होना या मौखर होना सीधा ख़ानदान की इज़्ज़त पर असर डालेगा, जबकि आयला और ओन के लिए ये सिर्फ एक रस्मी तकरीब बनकर रह गई है जिसका उनके असल जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी दौरान शामी का किरदार भी एक अहम मरहले में मज़ीद उलझ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद आयला अब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकती है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर जा चुकी है। शामी बार बार अपने पुराने फ़ैसलों को याद करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने वक्त पर सही फ़ैसला किया होता तो आज हालात शदीद या शायद मुख्तलिफ होते, लेकिन उसके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगले मरहले में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब शामी और आयला के दरमियान एक और जज्बाती आमना सामना होता है, जहाँ पुराने जज्बात और पछतावा दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन आयला का रद्द-ए-अमल अब पहले जैसे नरम नहीं होता, वो पहले से ज़्यादा मजबूत और फासले इख्तियार कर चुकी होती है। वो शामी को साफ अल्फाज में बताती है कि वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलेगी। इस लम्हे शामी को एहसास होता है कि वो माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आज भी ज़िंदा है। ये मुलाकात शामी के किरदार को एक नए मोड़ पर ले आती है, जहाँ उसे खुद से ये सवाल करना पड़ता है क्या वो वाकई आयला के लिए खड़ा हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक जज्बाती कमज़ोरी है जो एहसास जुर्म की वजह से उसके दिल में पैदा हुई। इधर ओन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ जाता है जो पूरी फैमिली को हैरान कर दे जाए, क्योंकि वो अब सिर्फ समझौता नहीं करना चाहता, उसके अंदर एक खामोश तब्दीली आ रही है, जहाँ वो अपनी खुशी और आयला की खुशी को ख़ानदान के दबाव से ज़्यादा अहमियत देने का सोच रहा, चाहे उसके लिए उसे सबसे टक्कर ही क्यों न लेनी पड़े। जब रिसेप्शन का दबाव अपनी आखिरी हद तक पहुँच जाता है तो घर में एक बड़ा जज्बाती हंगामा बर्पा हो जाता है, जहाँ हर शख्स अपनी अपनी हकीकत और गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। हर किरदार अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन इस शोर शराबे में असल मसाइल मज़ीद उलझ जाते हैं। आयला का सब्र भी जवाब देने के करीब आ जाता है और ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी वक्त इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकती है। इसके इख्तिताम पर एक और ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा होना है, जहाँ ऐसा लगता है कि या तो ओन किसी बहुत बड़ी कुर्बानी देगा या फिर आयला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करेगी। आयला ओन को गुस्से से कहती है कि तुम मेरे दिल में सिर्फ शामी की जगह है, तुम मेरी जगह, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते हो। ओन उसे गुस्से में कहता है कि हाँ ठीक है, तुम अपने दिल में शामी को ही जगह दो, लेकिन तुम याद रखना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि ये शादी जो है वो ज़बरदस्ती की हुई है और मैं तुम्हें अपने सर पे मुसल्लत करके नहीं बिठाना चाहता। आयला को इस बात पे गुस्सा आता है, वो भाग कर अपने बाप के पास जाती है और बाप को बताती है कि ओन ने उसे इस तरह से बात की है और ये सब उसे कहा है। बाप को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो समझता है कि आयला शायद इस रिश्ते से बचने के लिए जो है वो ये सारी बातें कर रही है या वो ये सब कह रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है तो आयला को भी समझ आ जाता है कि वो बाप उसकी बातों में नहीं आने वाला। इस वजह से वो जानबूझकर ओन को तंग करने की कोशिश करती है, उसे डिस्टर्ब करती है, उसे रात में सोने नहीं देती, उसे झगड़ा करती है, उसे बदतमीज़ी करती है ताकि वो खुद उसको छोड़ने का फ़ैसला कर ले। ओन जो कि आयला से बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आयला उससे दूर हो, लेकिन आयला भरपूर अपनी कोशिश जारी किए रखी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो कर दे कि ओन उसको छोड़ दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि अब उसकी शादी जो है वो ओन से हो चुकी है। अब घर में बाप जो है वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी शादी ओन से हो चुकी है, वो तुम्हारा सरताज है, तुम उसकी खिदमत करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो, उसके ओढ़ने पहनने का ध्यान रखो। लेकिन वो गुस्से से, चूँकि वो कुछ कर नहीं सकती है, तो वो सिर्फ हाँ हाँ में जवाब दे रही होती है, उस चीज़ को मान रही होती है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। अगली कहानी में, अगली किस्त में अब एक और नाजुक और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ हर किरदार अपनी जगह पर टूट भी रहा है और संभल भी नहीं पा रहा। ओन और एलिया के दरमियान जो ज़बरदस्ती का रिश्ता है वो अब सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया। अंदर से दोनों के दरमियान दूरी और गलत फहमियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा, हर बात में तनाव और अना के टकराव साफ नज़र आता है। आयला अब खुलकर अपनी ज़िंदगी से मायूस दिखाई देती है और उसे लगता है कि उसके जज्बात को कभी संजीदगी से लिया नहीं गया। इसी वजह से वो अपनी जज्बाती तौर पर सबसे कुटती जा रही है। वो अपने आप कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी है, बातचीत गुरेज करती है और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो सीधा जवाब देने की बजाय खामोश इख्तियार कर लेती है, जो इस बात की निशानी है कि वो अंदर से कितनी थक चुकी है।
दूसरी तरफ फ़ोन अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन इसका हर कदम उसके लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। ख़ानदान के दबाव की वजह से वो अपनी बात खुलकर नहीं कर पाता और यही खामोशी हालात को मज़ीद बिगाड़ देती है। वो चाहता है कि एलिया उसके दरमियान को समझे, उसके हालात को समझे, लेकिन आयला के नज़र में सब सिर्फ बहाना है, क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी जगह बार बार टूट चुकी है। रिसेप्शन का मसला अब सिर्फ एक तकरीब नहीं रहा, बल्कि पूरी फैमिली की इज़्ज़त और अना का मसला बन चुका है, जहाँ हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं है। बुजुर्गों की तरफ से भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक रिसेप्शन का मनसूख होना या मौखर होना सीधा ख़ानदान की इज़्ज़त पर असर डालेगा, जबकि आयला और ओन के लिए ये सिर्फ एक रस्मी तकरीब बनकर रह गई है, जिसका उनके असल जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी दौरान शामी का किरदार भी एक अहम मरहले में मज़ीद उलझ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आयला अब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकती है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर जा चुकी है। शामी बार बार अपने पुराने फ़ैसलों को याद करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने वक्त पर सही फ़ैसला किया होता तो आज हालात शदीद या शायद मुख्तलिफ होते, लेकिन उसके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगले मरहले में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब शामी और आयला के दरमियान एक और जज्बाती आमना सामना होता है, जहाँ पुराने जज्बात और पछतावा दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन आयला का रद्द-ए-अमल अब पहले जैसे नरम नहीं होता। वो पहले से ज़्यादा मजबूत और फासले इख्तियार कर चुकी होती है। वो शामी को साफ अल्फाज में बताती है कि वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलेगी। इस लम्हे शामी को एहसास होता है कि वो माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आज भी ज़िंदा है। ये मुलाकात शामी के किरदार को एक नए मोड़ पर ले आती है, जहाँ उसे खुद से ये सवाल करना पड़ता है, क्या वो वाकई आयला के लिए खड़ा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक जज्बाती कमज़ोरी है जो एहसास जुर्म की वजह से उसके दिल में पैदा